बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 6 वेक्टर्स इन प्लेन स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़े से क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बहुत ही ईजी है। अगर आपको याद हो, क्लास 9th फिजिक्स के अंदर आप कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ के आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओरिजिन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्केलर्स, वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर, ये डेफिनेशंस आप बेटे पढ़ के आ रहे हैं। वही डेफिनेशंस दोबारा यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आ गई हैं। तो इन डेफिनेशंस को पहले अच्छे तरीके से समझेंगे, तैयार करेंगे, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू और शॉर्ट पक्का आपके पेपर में आएगा। तो ये देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 में बेटा ये सारी डेफिनेशंस दोबारा यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। इनको लाजमी पहले हम डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, बस थोड़ी देर तवज्जो से बैठे रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हर एक चीज़ आपकी अच्छे से कवर भी हो जाएगी और आपको ये एक्सरसाइज 6.1 अच्छे से तैयार भी हो जाएगी। ले जी फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, या जिसको आप कह सकते हो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। बेटे इसमें 3 डेफिनेशंस आपने कवर करनी है कि जब भी आप 2 रेफरेंस लाइंस को राइट एंगल ड्रॉ करते हैं, मतलब ये दोनों लाइंस देखो एक दूसरे के लिहाज से 90 के एंगल पे ड्रॉ की गई है ना, तो इनको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। दोबारा सुन लें, जब भी आप 2 रेफरेंस लाइंस, मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के लिहाज से 90 के एंगल पे ड्रॉ की गई हैं, तो इन 2 रेफरेंस लाइंस को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। जिसमें से एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस और दूसरी वर्टिकल लाइन है बेटे वाई एक्सिस। तो यही 2 रेफरेंस लाइंस मतलब एक दूसरे के लिहाज से ये दोनों जब 90 के एंगल पे ड्रॉ की जाएं तो इनको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। क्लियर। अब बेटे अगली बात याद रखेंगे कि इसमें जो इस साइड पे x होगा, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, इधर सारी x की नेगेटिव वैल्यूज, इधर y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज, इधर y की सारी नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है जी। अब बेटे ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या कह लें इन दोनों लाइंस को मिलाने वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो मतलब मर्जी समझे, मिलाने वाला कह लें या कह लें ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है बेटे, ओरिजिन कहलाता है। यही बात आपने फिजिक्स में पढ़ी थी। तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा बेटे, ओरिजिन कहलाएगा। ये शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। अब ये जो सिस्टम बन गया है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसको आप कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हो। कार्टेशियन सिस्टम से मुराद भी यही है कि जिसमें एक्स वाई सिस्टम की बात की जाए, एक्स वाई यूज हो रहा हो। रेक्टेंगुलर के मीनिंग में यही चीज फील हो रही है कि भाई 90 का एंगल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में बेटे 90 का एंगल बन रहे हैं, तो इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। क्लियर होगी ये बात। चलें, यहां तक अगर बात आपको समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बेटे आपने एक चीज और याद रखनी है कि ये आपका कहलाता है बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये आपका क्या है बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह बेटे ये आपके पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करना बेटे जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर ये चीजें डिस्कस की जा रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसके अंदर देखो ये x यूज होगा और ये y यूज होगा, तो ये तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो लिहाजा आप कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी बेटे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब आ जाए इधर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो y ये यूज हो रहा है और x ये यूज हो रहा है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो x होगा बेटे ये क्या होगा, नेगेटिव, और जो y रहता है बेटे वो क्या रहता है, पॉजिटिव। ठीक है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, ये x यूज होगा, ये y यूज होगा, तो ये तो दोनों नेगेटिव हैं, तो लिहाजा थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपके x की वैल्यूज होंगी बेटे वो क्या रहेंगी, नेगेटिव, और y भी क्या होगा बेटे, नेगेटिव। ये छोटी छोटी बातें पहले बेटे जहन में रखनी है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये x यूज होगा, ये y यूज होगा, तो x की वैल्यूज बेटे क्या होंगी, पॉजिटिव, और y यहाँ पे क्या होगा बेटे, नेगेटिव। तो इस तरह से ये बातें आपने याद रख लेनी है। क्लियर। चलें जी, आगे बुक के अंदर डेफिनेशंस हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स की। यहाँ से आपने पूरे पेज से यही कुछ आपने जहन में रखना है। अब आ जाए यहाँ पे 6.2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को आप फिजिक्स में अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुके हो, बहुत ही अच्छी प्रॉपर डेफिनेशन आपको समझाई गई थी। तो दोबारा यहाँ पे देखें, अ स्केलर इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं
उसमें बेटे डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करते। अब इसमें मिसाल देखें, मैस है, टाइम है, तो ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है ना। इसके अलावा आप लेंथ की बात कर सकते हो, डिस्टेंस की बात कर सकते हो। उसके बाद वेक्टर, अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वर्डिंग थोड़ी फीकी है, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम थोड़ी सी अच्छी वर्डिंग यूज करते हैं, तो लिहाजा ये भी चल जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी में आप मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन को भी डिस्कस करते हो, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड जब भी आप यूज करते हैं तो उसके साथ बेटे जब कोई वैल्यू आएगी वो किसी एक चीज की होगी ना, फोर्स की होगी, एक्सेलरेशन की होगी, किसी भी चीज की होगी, तो उसके साथ उसका प्रॉपर यूनिट भी यूज करते हैं। तो लिहाजा वेक्टर क्वांटिटी में आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एटसेट्रा। क्लियर है जी यहाँ तक? चलें अब आ जाए बेटे आगे, हमारे पास है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि भाई हमारे पास जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है वो दो तरह की है। नंबर 1 सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन और नंबर 2 ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। बुक के अंदर ना यहाँ पे वर्डिंग के अंदर सारा कुछ मिक्स लिखा हुआ है, लेकिन आप सिर्फ चीज़ों को समझें। बाकी ये डेफिनेशन छोटी मोटी वर्डिंग यहाँ से देख लोगे, लेकिन पहले समझो अच्छे तरीके से। तो अब बेटे रिप्रेजेंटेशन जो वेक्टर की होती है ना वो दो तरह की होती है। नंबर 1 सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, नंबर 2 ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में ये है कि जैसे सपोज करें हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, तो कहीं से उसको स्टार्ट करना है ना बेटे, तो जो उसका इनिशियल पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं टेल। तो ये हमारे पास इस लाइन का इनिशियल पॉइंट है, तो इस इनिशियल पॉइंट को बेटे हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं, ठीक। और फिर इसका जो टर्मिनल पॉइंट होगा ये वाला, उसके ऊपर हम एरो हेड यूज करते हैं जो कि डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है, कि मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर है। तो ये हमें एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, जो कि बेटे हमारे पास क्या है जी यहाँ पे एरो हेड, सही है, जो क्या बताता है बेटे? डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, क्लियर। और इस पॉइंट को कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, ये बात यहां पे की जा रही है, टर्मिनल पॉइंट। अच्छा, उसके बाद यहां से यहां तक ये जो आपको सेगमेंट नजर आ रहा है, मतलब लाइन नजर आ रही है, लेंथ नजर आ रही है, इसको बेटे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। कि भाई ये इस वेक्टर की क्या है बेटे? मैग्नीट्यूड है। भाई कितनी लेंथ है? 2 मीटर है, 3 मीटर है, कितनी है? तो उसको मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं। तो इस तरह से एक वेक्टर के अंदर ये 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि नंबर 1 जो इनिशियल पॉइंट होता है जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा होता है उसको हम टेल बोलते हैं, और जहां पे खत्म हो रहा है उसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं, और वहां पे एक एरो यूज किया जाता है जो कि डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। और फिर यहां से यहां तक ये जो लाइन नजर आ रही है लेंथ, इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्लियर है जी? चलें अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आपको याद होगी, तो अब इस पूरे को हम कह देते हैं वेक्टर ए। तो ये हमारे पास वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया गया। अब आ जाए इसकी सिंबॉलिकली फॉर्म। तो इसी वेक्टर को जब हम ए कह रहे हैं ना, इसको बेटे ये सिंबल है ना बेसिकली इस वेक्टर का, जिसको हम ए से शो कर रहे हैं। अब इसको दो तरह से आप यहां पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बाय बोल्ड फेस लेटर भी इसको शो किया जा सकता है, और बाय यूजिंग एरो हेड भी यूज किया जा सकता है। देखो, बाय बोल्ड फेस लेटर का मतलब है कि जैसे ये वेक्टर ए है ना, इसको आप इस तरह से बोल्ड कर दो, मोटा कर दो, तो समझ आना जब भी इस तरह से कोई लेटर बोल्ड होके आएगा तो आप समझ जाएंगे कि यार ये वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। और अगर बोल्ड नहीं किया हुआ तो फिर अगर वो वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो हेड लाजमी यूज करें, ठीक है। एरो लगाएंगे, ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो। तो अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन आ गई, जिसमें एक क्या है बाय बोल्ड फेस लेटर, और दूसरी क्या है बेटे? बाय यूजिंग एरो हेड। दोनों तरीके ठीक है, इसमें जरा टाइम लग जाता है, पेपर में आप ऐसे ही कीजिएगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। लो जी, रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गई। अब आ जाए आगे, ये 3 पॉइंट्स दिए गए 1 2 3, पेज नंबर 113 पे देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये डेफिनेशन से नंबर 1 है जी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? तो बेटे यहां से आप वर्डिंग देख लेंगे, अ वेक्टर दैट हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज द गिवन वेक्टर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैं आपको समझा देता हूं। सपोज करें ये आपके पास वेक्टर ए है, यही वाला। अब इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड में चेंज ना आए, डायरेक्शन में चेंज आ जाए। तो जब आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड सपोज करो 1 है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज होगी ना। 1 तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी। तो देखो लेंथ उतनी ही है, लेकिन जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव वेक्टर। क्लियर है? तो इसके मुताबिक यहां पे वर्डिंग लिखी हुई है, यहां से देख लें, लिख लें। अब आ जाए जी, सेकंड पॉइंट है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स।
अब इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो वेक्टर्स की सेम हो, एक वेक्टर ए है दूसरा बी है, तो इनकी मैग्नीट्यूड देखें मतलब लेंथ देखें, दोनों की बराबर है ना, तो मैग्नीट्यूड सेम है, और डायरेक्शन भी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो ये कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स के लिए जरूरी है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, दोनों वेक्टर्स की सेम हो, तब वो आपके इक्वल वेक्टर्स होंगे, तो ये इक्वल वेक्टर्स। इस तरह यहां पे देखिए, अब बच्चे समझते हैं कि बराबर के हो, बराबर के तब इक्वल होता है, नहीं नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो बस। अब देखो ये वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वेक्टर थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड पे गौर करो, लेंथ पे गौर करो, ये भी लेंथ कितनी है, सपोज करें 2 मीटर, ये भी 2 मीटर है, दोनों की बेटे लेंथ बराबर है ना, ये देखो, और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, एक आगे से स्टार्ट हो रहा है एक पीछे से स्टार्ट हो रहा है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, ये निशानी ना याद रखो कि बराबर क्यों हो, ना ना ना, स्टार्ट जहां से मर्जी हो, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, तो मैग्नीट्यूड दोनों की देखो लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये भी क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। बात समझ आ रही है बेटे, तवज्जो से बैठे, तवज्जो होगी तो बातें समझ आएंगी। अब यहां से आ जाती है अगली डेफिनेशन पैरेलल वेक्टर्स की। अब पैरेलल वेक्टर्स को बच्चे इक्वल वेक्टर्स ही मानते हैं हर कंडीशन पे, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। देखो पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जैसे सपोज करें यहां पे एक वेक्टर ए है दूसरा बी है, अब इनको हम पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे पैरेलल वेक्टर्स में बेटे एक चीज जरूरी है और वो है डायरेक्शन का सेम होना। डायरेक्शन क्या है, सेम, और पैरेलल वेक्टर्स में एंगल कितना बनता है, वो बनता है बेटे 0 डिग्री। मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता पैरेलल में, लेकिन डायरेक्शन का सेम होना जरूरी है पैरेलल के लिए। इक्वल के लिए दोनों चीजें बराबर की होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, लेकिन पैरेलल में मैग्नीट्यूड अगर सेम है तब भी ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है, जैसे यहां पे देखो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बड़ी है, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड छोटी है, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पैरेलल के लिए जरूरी है डायरेक्शन सेम हो हर हाल में। तो इधर भी डायरेक्शन सेम है, इधर भी डायरेक्शन सेम है, तो ये भी क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे। अब क्या ये इक्वल वेक्टर्स हैं, नहीं, इक्वल के लिए तो मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी है। तो लिहाजा आपने क्या सीखा कि इक्वल वेक्टर्स में दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। पैरेलल में चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे मैग्नीट्यूड सेम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन का सेम होना जरूरी है। बात समझ आई बेटे, तो ये कहलाएंगे पैरेलल वेक्टर्स। उसके बाद एंटी पैरेलल की अगर डेफिनेशन आ जाए तो भाई एक वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर इधर, तो ये क्या है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में एंगल कितना बनता है, वो बनता है 180 डिग्री, और पैरेलल में कितना बनता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये निशानी याद रख लें, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नल वेक्टर। यहां पे बेटे लास्ट नंबर 3 वाले पॉइंट में नल वेक्टर, अब ये भी फिजिक्स में पढ़ के आ रहे हो। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, ऐसा वेक्टर जिसकी ये लेंथ, जिसकी ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जब मैग्नीट्यूड 0 होगी, इस सारी मैग्नीट्यूड को खत्म करो तो यही हेड वाला पॉइंट इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो इसका मतलब फिर एक ही पॉइंट ड्रॉ होगा। अब कोई आपसे कहे कि क्या नल वेक्टर को ग्राफिकल ड्रॉ कर सकते हो, तो आप कहोगे यस, वो कहेगा करके दिखाओ, मैग्नीट्यूड तो उसकी होती नहीं है। अगर आपने लाइन लगाई ऐसे तो वो तो गलत हो जाएगा, यहां तो मैग्नीट्यूड आ गई है, देखो लेंथ आ गई है, तो वो कहेगा नल वेक्टर को कैसे ड्रा कर, आप फौरन से कहोगे हाँ नहीं कर सकते। और भाई कर सकते हो, मैग्नीट्यूड 0 हुई है ना, डायरेक्शन तो आर्बिट्रेरी होगी, किसी भी तरफ हो सकती है, तो मैग्नीट्यूड 0 का मतलब आप ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर दो। अब ये नल वेक्टर को ग्राफिकल ड्रॉ किया गया, एक प्लेन ले लो ना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, उसके अंदर मैंने सपोज करो यहां पॉइंट ड्रॉ कर दिए, बल्कि उधर नहीं करना इधर करना है, ये मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब ये नल वेक्टर को हमने XY प्लेन के अंदर ड्रॉ कर दिया, ये यहां पे पॉइंट लगा दो बस। अब देखो इधर क्या होता है, 0 0, इसका मतलब ये जो पॉइंट लगाया ना, ये नल वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है कि जिसकी मैग्नीट्यूड है ही नहीं, 0 है। लेकिन ये पॉइंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, जाएगा नहीं, लेकिन इसके बाद डायरेक्शन तो है ना आर्बिट्रेरी, या तो इधर या इधर। तो इसीलिए बेटे जब नल वेक्टर को ड्रॉ करना हो तो आप क्या करते हैं, XY प्लेन के ओरिजिन पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। बात समझ आ गई? ले जी, ये डेफिनेशंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई, मैंने जरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे हमारे पास कुछ और डेफिनेशन है छोटी छोटी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड का फार्मूला, ये भी साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नेम द क्वाड्रेंट इन विच ईच पॉइंट लाइज, यानी कि आपको पॉइंट दिए गए 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, इसके अंदर बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं
ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, सिर्फ यही बताना है बस। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी शॉर्ट नहीं आ सकता। अब आपको ये चीज याद रखनी है बस कि एक्स वाई पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, याद है ना। बस फिर आप यहां पे बताते जाए फटाफट। ले जी, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इस तरफ एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यूज मेंशन कर लें, इधर आप बराबर के गैप के साथ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज, इधर बेटे वाई पॉजिटिव वैल्यूज मेंशन कर लें, इधर वाई की नेगेटिव। ये बातें सारी बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ले जी, ये आपका क्या है, ओरिजिन, जिस पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, पॉइंट दिया गया 4 व 3। याद रखिएगा जो पहला होता है ना वो हमारे पास एक्स होता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो वाई होता है, यानी कि एक्स वाई पॉइंट ये आ गए। इस तरह यहां पे भी क्या है, ये एक्स ये वाई, इस तरह यहां पे एक्स ये वाई, ये एक्स और ये वाई। अब आपके लिए पॉइंट ड्रा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। 4 व 3, एक्स क्या है, पॉजिटिव 4, तो बेटे एक्स पॉजिटिव इधर है, 4 ये रहा, इधर से ये, और y कितना है, पॉजिटिव 3, y पॉजिटिव ऊपर होता है तो ये है 3, ये इसके सामने आए, इधर से इस 4 के सामने जाए, तो यहां पे बेटे आप क्या करेंगे, इस तरह से एक पॉइंट ड्रा कर देंगे। ये लाइंस ड्रा करना जरूरी नहीं है, कर दें तो बहुत अच्छी बात है, पता चल जाता है कि बिल्कुल बराबर आए हैं कि नहीं आए। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं, यानी कि पार्ट 1 वाला है ना, तो पार्ट 1 इसको पॉइंट ए कह लो, और इसमें है जी 4 व 3, इस तरह इसको ड्रा कर देंगे, बस कहानी खत्म। अब आ जाए सेकंड पार्ट। अच्छा, ये कहां पे लाई कर रहा है, साथ साथ लिखते जाएं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना बेटे ये वाला, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आंसर में यहां पे लिख दें पार्ट 1 जो है ये पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस खत्म कहानी। अब आ जाए जी सेकंड पार्ट, 5 व -4। 5 बेटे यानी कि x का 5, ये है x5, और y नेगेटिव -4 ये आ रहा है, इसके सामने जाएंगे, इसके सामने, और इधर से 5 ये आ रहा है तो इसके सामने, यहां पे आप क्या करेंगे, पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। लो जी, इसको मैं कह देता हूं, सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व किया जिसको हम बी पॉइंट कह देते हैं, तो ये आ गया 5 व -4। क्लियर है। तो ये किस क्वाड्रेंट में पॉइंट बी लाई कर रहा है, मतलब सेकंड पार्ट का फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका कौन सा होता है बेटे, फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां से देख सकते हो। तो यहां पे आप लिख देंगे पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है जी। नेक्स्ट पार्ट 3 में देखें, -6 व 2, एक्स क्या है, -6, एक्स की नेगेटिव वैल्यू इधर होती है, ये -6 है, और इधर से y पॉजिटिव 2, तो ये 2 के सामने आओगे, इधर से ये 6 के सामने जाओगे, तो यहां पे पॉइंट ड्रॉ कर दोगे। इसको मैं कह देता हूं, ये थर्ड वाला जो पार्ट है उसका ये पॉइंट बन गया C, और ये जो C पॉइंट है इसकी ऐसी की तैसी, ये जो C पॉइंट है ये है जी हमारे पास -6 व 2। अब ये किस क्वाड्रेंट में है बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड वाला पॉइंट जो है ये लाई कर रहा है बेटे इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाए यहां पे देखें, x -4 है, y भी -4 है, तो x माइनस सारे इधर है, x नेगेटिव, ये है जी -4 इसके सामने, और इधर से y -4 ये है, इसके सामने आएंगे, यहां पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। इसको मैं कह देता हूं ये 4 वाला पार्ट है, इसको पॉइंट D कह दें, तो ये है -4 व -4। तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है बेटे, थर्ड क्वाड्रेंट। तो 4 वाले पार्ट में आप कहेंगे पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बस ये आपका सॉल्यूशन है बेटे, आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान, कहता है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर आपने इन पॉइंट्स को ड्रा करना है। पार्ट 1 में A पॉइंट दिया गया, B दिया गया, यहाँ पे C और ये D। तो ये बेटे हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, x एक्सिस y एक्सिस। प्रीवियस पार्ट के अंदर वैसे पॉइंट को ड्रा नहीं करना था, लेकिन मैंने आपको करके दिखाया है कि भी देखो अब किस क्वाड्रेंट में आपका ये पॉइंट लाई कर रहा है, और फिर एंड पे हमने बता दिया कि ये फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कहाँ पे लाई कर रहा है। अब वो कहता है सिर्फ आपने कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। तो ये x एक्सिस बेटा इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो इस तरह से आपने बराबर के गैप के साथ ये नंबरिंग शो कर देनी है। अब देखिए हमारे पास पार्ट 1 में A जो पॉइंट है वो है +3 और -3, मतलब पहला x और ये क्या है y, तो ये एक्स वाई पॉइंट है। तो x क्या है, +3 यहाँ पे है, और y क्या है -3, तो वो होगा नीचे, तो इसके सामने आएंगे, इधर से बेटे इसके सामने, तो यहाँ पे आप पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा पॉइंट A आ गया जी 3 व -3, पार्ट 1 हो गया जी ड्रॉ।
उसके बाद पार्ट सेकंड देखें, बी पॉइंट है माइनस का 3 व 3, यानी कि x क्या है माइनस का 3, x माइनस 3 यहाँ पे है और y कितना है बेटे पॉजिटिव 3, तो वो y पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, तो ये है जी 3, इसके सामने आएंगे, इधर से इसके सामने जाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट बी आ गया जी माइनस का 3 व 3। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखें सी वाले में 5 व 7, x क्या है बेटे ये x ये y, x पॉजिटिव 5 ये है और y पॉजिटिव 7 ये है, इसके सामने जाएंगे और इधर से बेटे इसके सामने जाओ, यहाँ पे आप पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, तो ये पॉइंट सी आ गया जी 5 व 7। इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। लास्ट पार्ट है 4 वाला, डी पॉइंट माइनस का 2 माइनस का 4, x माइनस का 2 यहाँ पे है और y माइनस का 4 नीचे होगा, तो ये आ गया 2 के सामने, इधर से 4 के सामने, यहाँ पे आप पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। लो जी ये पॉइंट आपका D आ गया माइनस का 2 व माइनस 4। तो इस तरह से बेटे कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर आपने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना था, ड्रॉ करना था। क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, कहता है नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें कुछ यहाँ पे पार्ट 1 2 3 4 5 6 में ना वेक्टर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं, वो कहते हैं इसमें से बताएं कि टिप कौन सा पॉइंट है और टेल कौन सा पॉइंट है। तो पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। देखें ये वेक्टर है ना, अब आप सारों को याद हो चुका है, जो इनिशियल पॉइंट होता है उसे हम टेल कहते हैं। तो इस वेक्टर के अंदर जो बी पॉइंट है वो टेल है, यही बताना है कि टेल कौन सी और टिप कौन सी है। तो हम कहेंगे जो बी पॉइंट है वो टेल है और जो ए पॉइंट है वो क्या है टिप या हेड भी कह सकते हैं। क्लियर। तो अब इसके सोल्यूशन में देखें, यहाँ पे पार्ट 1 टेल बतानी है और टिप बतानी है। तो पार्ट 1 में ये वेक्टर है, इसमें जो बी पॉइंट है ये क्या है टेल, तो टेल क्या है जी बी पॉइंट और टिप क्या है ए पॉइंट, तो ये आ गया। लो जी आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में चलते हैं। ये है वेक्टर, अब इसमें टेल क्या है पी, तो टेल लिख दो पी और टिप क्या है क्यू, तो ये आ गया क्यू। आप इसी के ऊपर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा उसके बाद थर्ड वाले पार्ट में देखें, इसमें ये टेल और ये टिप, तो एस क्या है टेल क्या है जी एस और टिप क्या है जी आर। क्लियर। 4 वाले में देखें टेल क्या है एम, 4 वाले में टेल क्या है जी एम और टिप क्या है जी एन। 5 वाले में देखें टेल क्या है ए, टेल है जी ए और टिप क्या है जी बी। इसी तरह से 6 वाले में देखें तो डी आपके पास टेल है जी डी और टिप है जी आपके पास सी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब बेटे अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस दी गई हैं बुक के अंदर, इनको भी यहाँ पे देख लेते हैं बेटे। सबसे पहले यहाँ पे है वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट्स, तो बहुत ही आसान है। देखो वेक्टर्स का तो आपको पता चल चुका है, पीछे हम ड्रॉ भी करके आ रहे हैं, लेकिन अब बेटे यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट से मुराद क्या होता है, वही एक्स वाई के पॉइंट्स। अब ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स ही तो है एक्स वाई पॉइंट्स। तो अब आप अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सपोज करें मेरे पास पॉइंट आ जाता है 1 व 0, तो पहला क्या होगा x, दूसरा क्या होगा y। तो 1 व 0 का मतलब आप एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे कंसीडर कर लें 1 है, फिर आगे 2 3 इस तरह चलता जाएगा, तो 1 व 0 यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। इस तरह से अगर यहाँ पे देखें 0 व 1 पॉइंट है, तो 0 का मतलब x 0 है, तो x की y पे वैल्यू x की क्या होती है 0, तो 0 यहाँ पे आ गया और y कितना है 1, तो 1 को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, तो ये 0 व 1 पॉइंट आ गया। तो पॉइंट्स को ड्रॉ करना आपको आता है, इन्हीं को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब जो अगली बात है ना वो जरा याद रखें कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट डायरेक्शन होती है, यानी कि एक वेक्टर की जो यूनिट डायरेक्शन होती है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है बेटे आई कैप। इसको याद रख ले, फिजिक्स में आपको ये बात समझाई जाती है, ठीक है, उसको आई कैप कहते हैं। ये यूनिट डायरेक्शन की निशानी है। जब भी यूनिट डायरेक्शन कहे तो आपने ऊपर हैट यानी कि कैप यूज करना है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन क्या होती है आई कैप, रट्टा लगा लो याद रखो। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन होती है जे कैप। इसी तरह से जब 3 प्लेन आ जाए, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ये एक्स है ये वाई है ये जी है, फिजिक्स में आपको पढ़ाते हैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन जे कैप, जी एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन के कैप। इस तरह से हम याद करवाते हैं, बस इसको याद ही रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। ले जी आगे हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है जो कि शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पोजीशन वेक्टर। ये भी आपको फिजिक्स में पढ़ाई थी, समझाई थी। पोजीशन वेक्टर क्या है,
सपोज करें एक्स वाई प्लेन के अंदर ना मेरे पास एक पॉइंट है, जैसे यहां पे देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये उनका ओरिजिन पॉइंट। अब ये एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर मैं लेट करता हूं कि मेरा पॉइंट यहां पे है, इस पॉइंट को कह देते हैं पी। अब मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट इस प्लेन के अंदर कहां पे लाई कर रहा है। देखो ना, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। तो किसी पॉइंट की एक्स वाई प्लेन के अंदर लोकेशन को डिस्क्राइब करने का नाम पोजीशन वेक्टर है। अब मुझे नहीं पता ना ये पॉइंट कहां पे है, तो एक ही तरीका है इसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने का कि ये जहां पे मर्जी है इसको डायरेक्ट ओरिजिन से मिला दो, तो आपको पोजीशन वेक्टर का पता चल जाएगा कि ये कहां पे लाई कर रहा है। तो ये देखो, इस पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करना है ना, तो उसका एक ही तरीका है कि भाई इसको चुप करके ओरिजिन से मिला दो। जैसे ही आप इसको ओरिजिन से मिलाओगे ना, ये देखें, जैसे ही इसको ओरिजिन से मिलाया तो आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया। तो किसी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या करते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देते हैं, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर है। अब देखो, आ चुका है पोजीशन वेक्टर के नहीं आ चुका? आ तो चुका है कि भाई ये वेक्टर आ चुके हैं, इसी को पोजीशन वेक्टर कहेंगे। अब इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, सपोज करो मैं इसका नाम रख देता हूं आर, तो ये पोजीशन वेक्टर मिल गया। यही चीज आप वर्डिंग में लिख दें, डेफिनेशन हो जाएगी, अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन, इस पॉइंट की लोकेशन ही को तो हमने डिस्क्राइब की है। बेसिकली फिजिक्स में हम ये समझाते होते हैं कि भाई एक पॉइंट को क्या वेक्टर की फॉर्म में ड्रा कर सकते हो, तो आंसर है यस। तो हमने इस पॉइंट को ही एक वेक्टर की फॉर्म में ड्रा किया है, जिसका नाम अब पोजीशन वेक्टर बन गया। क्लियर है? चले अब बेटे देखें, यहां से इस पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका यह है कि आप यहां से चले होंगे ना, अब आप देखें कि इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए आपको दो डिस्टेंस कवर करने पड़ेंगे। वजह, क्योंकि इस वेक्टर को टू प्लेन के अंदर ड्रा किया गया है, तो इसका मतलब आप एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहे हैं और आप अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस अलोंग यहां तक मूव करेंगे और वाई एक्सिस अलोंग यहां तक मूव करेंगे, तो आप इस पॉइंट P तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब O से P तक पहुंचने के लिए आपको दो डिस्टेंस कवर करने पड़ेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो जो अलोंग एक्स एक्सिस मैंने डिस्टेंस कवर किया, इसे मैं कह देता हूं A। अब अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप, तो ये बन गया आई कैप। अब वाई एक्सिस के अलोंग भी तो मैंने मूव किया है ना इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए, तो उसको मैं कह देता हूं, लेट सपोज हमने B डिस्टेंस कवर किया है। भाई किसके अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट डायरेक्शन क्या होती है, जे कैप, तो यहां पे लिख दोगे जे कैप। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये दो डिस्टेंस कवर करूं तो फिर मैं O से P तक पहुंच सकता हूं, फिर आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। तो अब इसी पोजीशन वेक्टर को लिख लें मैथमेटिकली, तो बेटे यहां पे आप हेडिंग लगा लें जी मैथमेटिकली, कि पोजीशन वेक्टर को आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। हम पोजीशन वेक्टर को नाम दे रहे हैं बेटे आर का, तो आर इज इक्वल टू, चीज़ों को समझना है, आर इज इक्वल टू, भाई ये दो डिस्टेंस आए हैं, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर आ गया। आपकी बुक ने ए और बी की जगह एक्स वाई यूज़ किया है। अगर मैं एक्स वाई यूज़ करता ना, तो आप थोड़ा से कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार पता नहीं एक्स एक्सिस तो इधर होता है, पता नहीं एक्स क्या बुलाएं। अब आपको पता चल गया कि भाई ए से मुराद कोई डिस्टेंस है ना, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4। बात समझ रहे हैं ना बेटे? तो इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर का फार्मूला आपने यहां से समझ लिया। अब अगर इसी पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी हो, मैग्नीट्यूड, तो बेटे फॉर मैग्नीट्यूड के लिए आप याद रखेंगे उसके ऊपर एरो नहीं आता, खाली आर लगा लो। अब ये निशानी याद रखिएगा, आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज होगी। खाली आर लगा लो, क्योंकि ये तो वेक्टर है, खाली आर लगाओ, या फिर वेक्टर आर लिख के इसके बाहर मॉड लगाओ। इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड है। बच्चे ऐसे कर देते हैं आर और मॉड, ये गलत है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है। आर पोजीशन वेक्टर पूरा लिख के उसके ऊपर भी बाहर मॉड लगाओगे तो ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। या खाली लिखो या इस तरह से लिखो। बात समझ आ गई? अब मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? वैसे क्लास 9th के अंदर आपको ये फार्मूला याद कराए हुए हैं कि भी आई के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। 9th फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा था ना, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एफ की मैग्नीट्यूड। वही फार्मूला तो यूज कर रहे हैं और नया नहीं है।
सही है। तो इस तरह से किसी वेक्टर की या पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फार्मूला होगा, आई के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर, अगर 3 डायमेंशन आ जाए तो के साथ जो कुछ होगा कोई तीसरी वैल्यू तो उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड को निकालने का फार्मूला। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। ले जी लास्ट हेडिंग है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। ये जी आपकी बुक का पेज नंबर हम पहुंच चुके हैं, ये सारा हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी फार्मूला बता दिया है, वो सिर्फ एक्स वाई यूज़ कर रहे हैं, हम ए बी यूज़ कर रहे हैं, तो ये अच्छा है, निशानी याद रहेगी, भूलेंगे भी नहीं आप। अब आ जाए लास्ट में यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। ये भी बहुत ही आसान है, फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं लेकिन आपने 9th में नहीं पढ़ा, तो बहरहाल इतना याद रखें कि देखो स्केलर से मुराद क्या है कि भाई कोई नंबर होगा, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, -2 है, -4 है, ये स्केलर है। मल्टीप्लाई करो इसको एक वेक्टर के साथ, तो लेट सपोज हमारे पास वेक्टर ए है ये वाला। अब इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको 1 से 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करो। तो मैं सपोज करता हूं कि हमारे पास एक नंबर है वो है 2। अब 2 हमारे पास क्या है, एक स्केलर नंबर है, तो इसी 2 को इस वेक्टर के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। वर्डिंग पे गौर कर रहे हो ना बेटे, स्केलर हमारे पास नंबर आ गया 2, इसको मल्टीप्लाई करो ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर हमने लेट कर लिया ये, तो इसके साथ इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटे जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अभी इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, यहां से यहां तक इसकी मैग्नीट्यूड है सपोज करो 1। अब उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी ना, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगी डबल, ये यहां तक। अब डायरेक्शन वही रहेगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, प्लस 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 ही रहेगा ना, तो डायरेक्शन जो वेक्टर की है वही रहेगी। अब ये आपके पास वेक्टर आ गया 2a, ये a स्मॉल लिखा हुआ है, a स्मॉल लिख ले, ठीक है। अब देखें ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर a था जिसको हमने स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो वो आ गया 2a, वो ये चीज बन गई, बस इसी को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। अब ये नंबर सपोज करें आपने प्लस का नहीं लिया, माइनस का लिया, अगर मैं ये नंबर -2 ले लूं, अब इसको आप इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो जब 2 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड तो बन जाएगी इतनी, सही है, मैग्नीट्यूड बन गई इतनी। इसका मतलब हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 की मैग्नीट्यूड इतनी है, जब 2 से करेंगे तो ये डबल हो जाएगी ना, ये डबल हो गई। अब साथ में है माइनस, ये माइनस क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, तो डायरेक्शन ऊपर जा रही है, अब ये माइनस इसकी डायरेक्शन को नीचे कर देगा, रिवर्स कर देगा। अब ये बन गया माइनस का 2a। इस तरह से नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको आप एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब चीज़ आपको समझ आ चुकी है। सपोज करें अब आ जाता है 4 नंबर, उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, तो ये a है, अगर 4a निकालना हो तो इसको ये इतना कर दो, ये a, दूसरा a, तीसरा a और ये चौथा a, तो ये आ गया 4a। इस तरह से ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक वेक्टर को। तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, बस यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बाकी क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लास्ट हमारे पास डेफिनेशन रह गई है यूनिट वेक्टर की। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, यूनिट वेक्टर की हमेशा मैग्नीट्यूड 1 होती है, ये एमसीक्यू पक्का आएगा, तो इसको बॉक्स में क्लोज कर लो। अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर कह रहे हैं। और इस यूनिट वेक्टर का बेटे जो सिंबल है या यूनिट वेक्टर की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है यही, जहाँ पे उसने a यूज़ किया है, तो ये है सपोज करें a यूनिट वेक्टर। a यूनिट वेक्टर को हम a कैप से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला याद रखिएगा, a वेक्टर ओवर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सही है, इस तरह से। अब a वेक्टर हमें कोई गिवन होगा, जैसे सपोज करें a वेक्टर हमें गिवन है जी 4i माइनस का 3j। अब हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो a वेक्टर एज इट इज आ जाएगा ऊपर, नीचे है a वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, i के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, सॉल्व करके मैग्नीट्यूड आ जाएगी, वो यहाँ पे पुट कर जाओगे तो a यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। बात समझ आ गई, तो बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है, डेफिनेशन सारी क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहता है राइट द वेक्टर ए बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे, यानी कि ए बी पोजीशन वेक्टर आपने मालूम करना है जिसकी फॉर्म इस तरह की होनी चाहिए, एक्स आई, आई कैप जे कैप,
कैप नहीं यहाँ पे यूज़ कर रहा, नीचे एरो यूज़ कर रहा है, मैथ के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में तो कैप ही आना चाहिए पोजीशन वेक्टर के अंदर। जब भी आप यूनिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो बेटे कैप आता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। लेकिन मैथ के अंदर ये भी चल जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो हमने जो ए बी की फॉर्म बनानी है ना बेटे, वो आई के साथ एक्स की जगह कोई नंबर हो सकता है, उसके बाद जे के साथ वाई का भी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन फॉर्म इसी तरह की होनी चाहिए, आई और जे उसमें यूज़ हो रहा हो, ठीक है। तो ए बी पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। ले जी, हमें पार्ट 1 में दिया गया जी ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब बेटे याद रखिएगा, इस पॉइंट को पहले आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि ये तो 1 व -7 है ना, इसके साथ आई जे लेके आओगे तो बहुत ही आसान है। पहला पॉइंट जो भी होगा उसके साथ आई, जो दूसरा पॉइंट होगा उसके साथ जे, अगर कोई तीसरा आ जाता तो वैल्यू उसके साथ के लग जाता, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह इसको भी आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे, फिर हम ए बी निकालेंगे और उसकी इस तरह की फॉर्म बनाएंगे। तो बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस पॉइंट ए को हम क्या करेंगे बेटे, पहले पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू, पहला पॉइंट जो भी होगा वो क्या होगा, आई कैप। कैप की जगह आप नीचे एरो यूज कर लें, मैथ के अंदर यूज हो रहा है, मैं इसलिए आपकी खातिर कर रहा हूं कि ताकि आप बुक के अंदर देखें तो आप कहेंगे यहाँ तो कैप है नहीं, तो इसीलिए आप ये वाला एरो भी यूज कर सकते हो। और दूसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, जे के लिए, तो वो आ गया जी जे कैप, ठीक है। यहां तक ये पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमने इस पॉइंट ए को लिख लिया। अब है पॉइंट बी, तो पॉइंट बी को भी बेटे आप क्या करो, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखो। तो इसमें भी यही काम है, जो पहला होगा उसके साथ आई, तो -2i, सही है। और जो दूसरा होगा बेटे प्लस, इधर प्लस माइनस माइनस हो गया है ना, प्लस जो दूसरा होगा बेटे उसके साथ जे लिख दोगे, बस ये आपके पास पॉइंट पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखे गए। अब हमें चाहिए ए बी, हमें क्या चाहिए, ए बी। नाउ टू फाइंड ए बी, सही है। तो ए बी को कैसे मालूम करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि बी माइनस ए। तो बी से मुराद वही ओ बी माइनस ओ ए कर दो तो ए बी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बेटे ओ बी माइनस ओ ए। आप सिंपल चाहें तो बी माइनस ए भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ बेशक ना भी लिखो, इसको सिर्फ ए पोजीशन वेक्टर लिख लो, इसको सिर्फ बी पोजीशन वेक्टर लिख लो, इधर लिख दो बी माइनस ए, कोई भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटे, यहां पे देखें ओ बी हमारे पास ये आ गया जी -2i प्लस का 4j माइनस आगे ओ ए ये रहा i -7j, ठीक है। यहां तक चलें जी। अब माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2i एज इट इज प्लस का 4j एज इट इज, ये प्लस माइनस माइनस का i बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 7j। मैं ऊपर बार बार कैप यूज़ करने लग जाता हूँ क्योंकि फिजिक्स पढ़ा के ना आदत बन चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे बेटे आप देखें आपके पास इधर से क्या चलता आ रहा है, ए बी, हमने यही ए बी तो निकालना था। तो अब आई को आई में ऐड करो, ये -2i माइनस का i कितना हो जाएगा, -3i हो जाएगा। जे को जे में ऐड करोगे, ये प्लस का 4j है, ये प्लस का 7 है, 7 + 4 कितना हो जाएगा बेटे 11, तो 11j। लो जी, ये आपके पास ए बी का आंसर आ गया। अब देखें उसने क्या कहा था, अभी ए बी फाइंड आउट करो और उसकी फॉर्म इस तरह से होनी चाहिए। तो देखो x की जगह क्या आया हुआ है -3, आगे i एज इट इज, प्लस y की जगह क्या आया हुआ है 11 और साथ में क्या आ गया, j आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह की फॉर्म है ना, तो यही बेटे इसका क्या है, आंसर है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब सेकंड पार्ट इसका देखें, ए पॉइंट ये गिवन है और बी पॉइंट ये गिवन है। तो इन पॉइंट्स को पहले पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखो, तरीका आपको याद हो चुका है। तो पहले पॉइंट ए को हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 8i प्लस का 9j। उसके बाद आ जाए जी पॉइंट बी को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, चाहे लाइन लगाओ चाहे एरो लगाओ, ठीक है, ऊपर भी लगा सकते हो नीचे भी लगा सकते हो, बार बार कह रहा हूं। इधर से आ गया जी आपके पास 12i प्लस का 3j, और कैप भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। ले जी, अब हमारे पास हम एक ही तरीका लेके चलेंगे, तो आप ये यूज कर लो। अब आ जाए जी, नाउ ए बी हमने फाइंड आउट करना है, तो ए बी इज इक्वल टू बेटे क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, ये तो फार्मूला याद हो चुका है ना। तो ओ बी क्या है जी, ओ बी पहला आ गया ये पोजीशन वेक्टर, 12i प्लस का 3j। देखे ना फिजिक्स में बार बार हम ये आई कैप यूज करते हैं, वो इसीलिए लिखा जाता है, माइनस ओ ए कितना है जी 8i
प्लस का 9j। ठीक है यहाँ तक। चलें अब ये आ गया 12i प्लस का 3j, ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 8i प्लस माइनस माइनस 9j। अब बेटे i को i में ऐड करेंगे तो 12i माइनस का 8i कितना बन जाएगा, प्लस का 4। सही है ना, 12 में से 8 निकाल देना तो 4i मिल गया, प्लस का 3j माइनस का 9j। 9 में से अगर आप 3 को निकाल दो जो 6 बनेगा, तो साथ में देखें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस का 6j, तो माइनस का 6j। लो जी, ये आपके पास ए बी आ गया, ये आंसर है बेटे। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह की फॉर्म है, यहां पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी, इसके दो पार्ट्स ही थे 4 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। पार्ट 1 में हमें ये वेक्टर ए दिया गया है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको बता चुका हूं कि आई के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो कुछ है प्लस उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। ले जी फिर इधर देखें, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ए है, माइनस का 3i प्लस का 2j। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो बेटे मैग्नीट्यूड हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए फार्मूला आपको बताया कि भाई खाली ए लिखो या वेक्टर ए लिख के इसके बाहर मॉड लगा लो, ये दोनों तरीके ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो खाली ए और इस तरह से भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं। सही है, तो उसके लिए आपको तरीका बता चुका हूं कि भाई आई के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, ये फार्मूला है। सही है, तो जो पोजीशन वेक्टर में फार्मूला मैग्नीट्यूड का पढ़ाया है वही यूज किया है। तो a इज इक्वल टू, या आप a को इस तरह से भी लिख सकते हो, तो स्क्वायर रूट, भाई माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो बेटे 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 की स्क्वायर रूट, यही हमारे पास क्या आ गया बेटे, a की मैग्नीट्यूड आ गई। लो जी, ये आंसर है। कोई था मुश्किल काम बेटे? बिल्कुल भी नहीं था। इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको समझ आ गई है तो फटाफट यहीं पे इसका फ़ायदा उठाते हैं, अपने गले से निकालते हैं इसको। सेकंड पार्ट है जी, वेक्टर ए दिया गया हमें 4i माइनस का 3j। ले जी, इसकी बेटे मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो सोल्यूशन देखें बेटे, डायरेक्ट कर दूं ना, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, भाई i के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ विद साइन जो कुछ है उसका स्क्वायर। क्लियर? 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस स्क्वायर से खत्म 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 कितना होता है बेटे, 25। तो 25 की स्क्वायर रूट कितनी होती है जी, 5। लो जी, ए की मैग्नीट्यूड आ गई 5, आंसर आ गया। उसके बाद बेटे यहाँ पे इसका थर्ड वाला पार्ट भी है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे इसको उड़ाते हैं। थर्ड वाले पार्ट में कह रहे हैं जी, ये किसका है जी, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। इसमें है जी आपके पास वेक्टर ए दिया गया है 1/2i प्लस का 3/2j। ठीक है, ये आ गया j। ले जी, इसकी भी आपने मैग्नीट्यूड ही बेटे निकालनी है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, आई के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। लग गया फार्मूला? ले जी बेटे, ये आपके पास आ गया जी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो बेटे एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया जी नीचे 4 ऊपर 1 प्लस 9, तो ये बन गया जी 10/4 की स्क्वायर रूट। ये भी आंसर ठीक है। और अगर फर्दर करना चाहें तो ऊपर बेटे देखें स्क्वायर रूट अलग कर दें 10 की, और नीचे जब 4 की स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, तो ये बिना स्क्वायर रूट के आ जाएगा। तो ये भी आंसर ठीक है, ऊपर वाला भी ठीक है। ले जी, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 के भी सारे पार्ट सॉल्व हो गए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, इसके 4 पार्ट्स हैं। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन बिलो। यानी कि हर पार्ट में हमें एक वेक्टर दिया जा रहा है, इसी की डायरेक्शन के अलोंग हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। याद रखिए, क्योंकि आपसे पूछे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है उसी के अलोंग यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है।
अगर सपोज करें ये आपके पास वेक्टर ए है, अब वो पूछे इसकी यूनिट डायरेक्शन, तो आप कहेंगे इसी वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग, तो इसी के अलोंग ये इसकी यूनिट डायरेक्शन बन जाएगी एन कैप। सही है। तो अब आपने क्या करना है बेटे, वेक्टर ए हमें गिवन होगा हर पार्ट में, हमने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो लेजिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये वेक्टर ए गिवन है, तो यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आप फार्मूला जानते हैं बेटे, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला आप जानते हैं, चाहे एरो ऊपर लगाएं नीचे लगाएं आपकी मर्जी है। अब इसमें पुटिंग करेंगे आपको यूनिट वेक्टर ए मिल जाएगा। तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, बेटे पहले ए वेक्टर है ऊपर, ए वेक्टर ये गिवन है, लिख लो माइनस का 4i प्लस का 5j, बहुत ही आसान पार्ट्स हैं, डिवाइडेड बाय बेटे नीचे देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, उसका तरीका याद हो चुका है, आई के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर, -4 तो इसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो कुछ हो बेटे उसका स्क्वायर, और होल की स्क्वायर रूट। ये है मैग्नीट्यूड लेने का फार्मूला। क्लियर। अब देखें बेटे ऊपर वाली चीज एज इट इज आ जाएगी, -4i प्लस का 5j। नीचे आप इसको सॉल्व करेंगे, आप अलग अलग भी कर सकते हो, फिर जाके फार्मूले में पुटिंग कर दो तो भी ठीक है, इकट्ठा लेके चलो तब भी ठीक है। अब बेटे यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, माइनस स्क्वायर से खत्म, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर बेटे 25। क्लियर है। ऊपर -4i प्लस का 5j एज इट इज, डिवाइडेड बाय बेटे 16 प्लस 25, 25 और 10 35, 35 और नहीं 25 और 10 35, 35 और 6 41, ठीक है, तो 41 बन गया नीचे। क्लियर है। हम अपने लिहाज से हिसाब किताब लगाते हैं, आप इंग्लिश में अपना हिसाब लगा सकते हो। अब बेटे यही आपके पास इसका क्या है, आंसर है। चाहे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, -4 डिवाइडेड बाय 41 की स्क्वायर रूट, प्लस साथ में बेटे क्या आ जाएगा आई क्या, अच्छा, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 41 की स्क्वायर रूट, और साथ में क्या आ जाएगा जे। अलग अलग लिखें आपकी मर्जी, इकट्ठा लिखें आपकी मर्जी। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, यूनिट वेक्टर आ गया। यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, तो ये इसका फाइनल आंसर है। आप यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्लियर। अब है जी इसका सेकंड पार्ट, वेक्टर ए हमें गिवन है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। फार्मूला आप जानते हैं कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये भी ठीक है। अब करते हैं जी इसको फाइंड आउट। तो ए कैप इज इक्वल टू, ऊपर वेक्टर ए आएगा वो है जी 6i प्लस का 8j डिवाइड बाय, नीचे बेटे आपको पता है मैग्नीट्यूड लेनी है, तो i के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर। लें जी ऊपर आ गया 6i प्लस 8j, नीचे आपके पास क्या रूट में क्या बन गया जी, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो बेटे ये आ गया 6i प्लस 8j डिवाइड बाय 36 प्लस 64 100, तो ये आ गया जी 100। अब आगे देखें बेटे, ऊपर से ना मैं ऐसा करता हूँ कि 2 कॉमन ले लेता हूँ। सही है। क्यों ऐसा मेरे जहन में क्यों आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट 100 की स्क्वायर रूट क्या होती है 10, तो वो कटिंग हो जाएगी। चलो एक दफ़ा लिख लो, 6i प्लस 8j डिवाइड बाय 100 की स्क्वायर रूट बेटे कितनी होती है 10 होती है। अब देखो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो ना, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो जितना सिंपल हो सकता है इसको बना लें। ऊपर से 2 कॉमन, अंदर बचेगा 2 3 6, ठीक है, 3i प्लस 8 में से 2 बाहर निकल गया तो 4 2 8, अंदर 4 बच जाएगा, साथ में j डिवाइडेड बाय नीचे 10, तो 2 5 था 10, तो बेटे ये आ गया 3/5, 5 इसके नीचे भी होगा इसके नीचे भी होगा, i कैप और प्लस 4 डिवाइड बाय ये वाला 5 अलग अलग कर दिए ना, साथ में j। इतना तो आपको पता चलता है ना, क्योंकि छोटे बच्चे आप नहीं हैं, शोधे ज़रूर हैं, मतलब मासूम ज़रूर है, लेकिन ये है कि भोले नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्यों बेचीते हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 3, वेक्टर ए हमें गिवन है, यूनिट वेक्टर बेटे फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला आप जानते हैं, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। डायरेक्ट पुटिंग करें या पहले मैग्नीट्यूड निकाल लिया करें, फिर फार्मूले में जाके पुट भी कर सकते हो। हम इसको डायरेक्ट पुटिंग करके लेके चलते हैं। तो वेक्टर ए ऊपर वाला ये गिवन है, तो 1/√6i प्लस 1/√6j और डिवाइडेड बाय नीचे बेटे वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, तो i के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर
1/√6 इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कुछ है बेटे उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। सही है, ये होल की स्क्वायर रूट। क्लियर। अब देखिए बेटे ऊपर जरा गौर करें, 1/√6 इसमें भी है उसमें भी है, कॉमन ले लें। 1/√6 बाहर आ जाएगा कॉमन, इधर से अंदर बचेगा i प्लस जे। ठीक हो गया यहाँ तक। डिवाइड बाय, इधर आप जरा गौर करें, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट को उड़ा देगा, तो ये स्क्वायर इसको उड़ा देगा, ये वाला स्क्वायर इसको उड़ा देगा। तो यहाँ पे आपके पास बच गया जी 1/6 प्लस इधर से आपके पास बच गया 1/6। इस सारे के ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो एज इट इज, ये वाली कैंसिल हुई है, ऊपर वाली तो ठहरी है ना। ठीक है यहाँ तक। अब बेटे देखें यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली चीज एज इट इज आ जाएगी। 1/√6 अंदर है जी i प्लस जे डिवाइडेड बाय, जवानों तवज्जो इधर ही रहनी चाहिए आपकी, तवज्जो होगी, बात गौर से सुनेंगे तो मैथ समझ आएगी। ले जी स्क्वायर रूट, इधर आ जाए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, ऊपर 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटे 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो 1 + 1 को हटा दो, क्या पता इसको अगले स्टेप में आपको समझ आए ना आए, यहीं पे डायरेक्ट कर दो। ठीक है यहाँ तक। चले अब देखें बेटे यहाँ पे जरा और कीजिएगा, 1/√6 i प्लस जे डिवाइडेड बाय, इसकी स्क्वायर रूट अलग अलग लिखने लगा हूं, मतलब 2 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग डिवाइडेड बाय 6 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर सकता हूं ना ऐसे। अब इससे फायदा ये होगा कि ये 6 की स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कैंसल, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ जाएगा फाइनल ए यूनिट वेक्टर का वो आ जाएगा बेटे i प्लस जे ओवर √2। i प्लस जे ऊपर से बच गया और नीचे आपके पास सिर्फ बच गया √2। यही बेटे इसका क्या है आंसर है। अब आपकी मर्जी, i के नीचे इस √2 को अलग, फिर प्लस जे के नीचे √2 को अलग 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 लिखो या यहीं तक छोड़ दो, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो ये इसका क्या आ गया बेटे आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। चलें जिसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 6 का बेटे लास्ट नंबर 4 वाला पार्ट। ए वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ये देखें जी, यूनिट वेक्टर का फार्मूला आप जानते हैं, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसमें बेटे पुटिंग करें, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए ऊपर एज इट इज आ जाएगा 1/2i माइनस का 3/4 जे डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का तरीका आपको याद हो चुका है, स्क्वायर रूट आई के साथ जो कुछ है बेटे उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। चलें अब अगला स्टेप जरा गौर से देखिएगा बेटे, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ ताकि ज़रा कैलकुलेशन आसान हो जाए, ये ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा भाई 4, 2 to the 4 तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 साथ में i। क्लियर। माइनस एज इट इज़ 4 4 सेम है, ऊपर वाला आ जाएगा सिर्फ 3 साथ में आ जाएगा j। ठीक है यहाँ तक। ये डिवाइड बाय, ये आ गया जी डिवाइड बाय। क्लियर है यहाँ तक। चलें अब नीचे है जी आपके पास स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करते हैं बेटे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 बन गया, प्लस माइनस स्क्वायर से ख़त्म, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है यहाँ तक। चले इसको यहाँ पे अगला स्टेप सॉल्व करने लगाओ बेटे। ये आपके पास आ गया जी 2i माइनस 3j डिवाइड बाय 4 और नीचे होल डिवाइड बाय ये वाला। सही है, ये तो ऊपर वाली चीज़ आ गई ना, इसको ऐसे कर लो। तो ये डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, नीचे इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा बेटे 16 आएगा 4 और 16 का, तो 4 4 दा 16, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 16 सेम है, ऊपर वाला लिखा जाएगा एज इट इज़, तो 9 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब ज़रा अगला स्टेप गौर से देखिएगा, यहाँ से 1/4 बाहर निकाल लें, तो 1/4 आ गया बाहर, अंदर बचेगा 2i, मतलब एक ही बात है, थोड़ा सा इसको साइड पे करने लगा, बाकी तो कुछ भी नहीं करने लगा, माइनस का 3j। क्लियर है यहाँ तक। ऊपर वाली चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय, इधर देखें बेटे 4 + 9 13, तो 13 की स्क्वायर रूट अलग कर लो, और 16 के जो ऊपर स्क्वायर रूट आएगी तो 16 की स्क्वायर रूट क्या होती है 4, तो वो 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट के बगैर। क्लियर, बात समझ आ गई ना। शोधे लोग ज़रूर हैं आप, मतलब मासूम ज़रूर है, लेकिन भोले नहीं है, इतनी बात समझ आ जानी चाहिए। 4 + 9 13 की स्क्वायर रूट,
जब इस 16 की स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4 बन जाएगा, तो वो बिना स्क्वायर रूट के आ गया। क्लियर? अब ये 4 4 से कैंसल, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया जी, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ये मिल गया 2i ओवर स्क्वायर रूट 13, इसके नीचे भी आएगा माइनस, ये वाला माइनस, इसके नीचे भी ये आएगा, तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 13, साथ में क्या आ गया, जे आ गया। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया? यहां तक करें जी, नोट करें फटाफट। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी 8 भी, तो ये लॉन्ग में आ सकता है, लॉन्ग के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ले जी, कहता है इफ ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। यानी कि आप यहां से ना एक वेक्टर निकालेंगे, उसका फिर यूनिट वेक्टर आपने निकालना है। क्या कह रहा है, ए बी सी वेक्टर गिवन है, फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालो जो कि इसके क्या हो, पैरेलल हो। तो इसी चीज को सॉल्व करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा ना, जो वेक्टर मिलेगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, इतना सिंपल है। ले जी, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। इसी चीज को पहले सॉल्व करेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं u के इक्वल। तो लेट u इज इक्वल टू ये चीज a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस का 3c। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें u वेक्टर मिल जाएगा, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो u वेक्टर इज इक्वल टू, भाई a वेक्टर कितना है, ये रहा, इसको लिखें 5i माइनस का 7j, आ गया प्लस, ये प्लस बी वेक्टर ये रहा, इसको लिखो माइनस का i माइनस का j, आ गया जी माइनस का 3c माइनस ये 3, आगे सी वेक्टर ये रहा 2i प्लस का 3j। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह लिख लें। अब बेटे देखें, ये आ गया आपके पास 5i माइनस 7j एज इट इज, प्लस माइनस का i, ये माइनस का j। अब इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस -3 टू द 6i, ठीक है, माइनस प्लस -3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, साथ में क्या आ गया, j आ जाएगा। अब i को i में ऐड करेंगे, j को j में ऐड कर दें, तो बेटे ये देखें 5i माइनस का i 4i बन जाएगा, 4i माइनस का 6i तो माइनस का 2i बन जाएगा, तो माइनस का 2i बन गया। दोबारा सुन लें, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 माइनस का i और प्लस का 5i तो माइनस का 2i बन जाएगा, ये आ गया। उसके बाद आ जाए जी j पे गौर करते हैं, माइनस का 7j माइनस का j माइनस का 8j माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो 8 और 9 17, तो ये आ जाएगा 17j। एक दफ़ा इसको दोबारा चेक करते हैं, देखो ये है माइनस का 7j, ये है माइनस का j, तो माइनस का 8j बन गया। अब माइनस का 8j माइनस का 9j तो माइनस का 17j, बिल्कुल ठीक है। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, u वेक्टर आ गया। यहां तक क्लियर है? अब इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। भाई इसी के पैरेलल, इसी चीज का आंसर ये आ गया, तो इसी के पैरेलल क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो इसका अलोंग जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की होगी वो इसी वेक्टर के अलोंग होती है, तो फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर u ओवर वेक्टर u का मैग्नीट्यूड, ये होता है फार्मूला। अब इसमें पुटिंग करते हैं, इज इक्वल टू, भाई u वेक्टर कितना है, ये रहा माइनस का 2i माइनस का 17j डिवाइडेड बाय u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, i के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। ये है मैग्नीट्यूड लेने का तरीका। यहां तक देख लें, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बेटे पूछ लें कमेंट करके, ठीक है। अब देखें जी अगला स्टेप, u वेक्टर इज इक्वल टू, ऊपर वाली चीज एज इट इज 2i माइनस का 17j डिवाइड बाय, नीचे देखें बेटा जरा गौर करें, माइनस स्क्वायर से खत्म, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस स्क्वायर से खत्म 17 का स्क्वायर लें तो आपके पास कितना आता है, 289। चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया यहाँ तक। चले जी, अब ये आपके पास आ गया ऊपर माइनस का 2i माइनस का 17j डिवाइड बाय स्क्वायर रूट,
भाई 289 में अगर 4 को ऐड करें तो 293 बन जाएगा। लो जी ये आंसर है। अब इसको चाहें तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो। ये यूनिट वेक्टर आ चुका है, माइनस का 2i डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 293 अलग, फिर -17 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 293, साथ में क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग भी लिख सकते हो। ये आपके पास क्या आ गया बेटे, इसका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? चलें जी, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ ए बी सी 3 वेक्टर्स गिवन है देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। बिल्कुल इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लेट कर लेंगे बेटे यू के इक्वल, ठीक है। लेट वेक्टर यू इज इक्वल टू है जी 3a माइनस का 2c प्लस का 4b। अब इसमें आप ए बी की पुटिंग कर दें तो वेक्टर u इज इक्वल टू 3, ए वेक्टर कितना है जी 3i माइनस का j माइनस 2, सी वेक्टर है जी i प्लस 2j, i प्लस 2j प्लस 4। आगे है जी बी वेक्टर है जी माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस ये 4 साथ में j। नज़र आ रहे हैं ना आपको? चलें, यह आपने लिख दिया। अब बेटे यहाँ पे देखें ज़रा और कीजिएगा। वेक्टर u इज इक्वल टू भी 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9i माइनस 3j। अब ये प्लस माइनस 2 को i से 2i माइनस प्लस -2 टू द 4j, 4 को -2i से प्लस -4 टू द 8i प्लस 4 को 4 से 16, साथ में क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। क्लियर? 3 -2 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब i को i में ऐड करेंगे, 9i माइनस का 2i। अच्छा पहले इसको देखो, माइनस का 2i माइनस का 8i, तो माइनस का 10i माइनस का 10 प्लस का 9, तो सिर्फ माइनस का i बनेगा, तो माइनस का i बच गया। उसके बाद बेटे j ये है, एक ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। तो 3 प्लस 4 7, तो माइनस का 7j और प्लस का 16j, तो 16 में से अगर 7 को निकाल दें तो पीछे 9 बचता है, ठीक है। तो प्लस का कितना बन जाएगा, 9j, तो प्लस का 9j। क्लियर? ये क्या आ गया, वेक्टर u आ गया। भाई इतना तो ज़बानी हिसाब आता है ना। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर u इज इक्वल टू u वेक्टर ओवर u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसमें पुटिंग कर दे। ऊपर आ जाएगा u वेक्टर एज इट इज, तो वो है माइनस का i प्लस का 9j। क्लियर? डिवाइड बाय वेक्टर u का मैग्नीट्यूड, मतलब इस वेक्टर u का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i के साथ जो कुछ हो, क्या है माइनस का 1 उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। क्लियर? चलें जी, शाबाश भी शेरो, शाबाश, जुड़े रहो वीडियो के साथ, इंशाल्लाह भी आपको ये एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। ऊपर आ गया माइनस i प्लस का 9j डिवाइड बाय, नीचे माइनस स्क्वायर से ख़त्म, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखें ये आ गया माइनस का i एज इट इज़ प्लस का 9j डिवाइड बाय स्क्वायर रूट। भाई 81 के अंदर अगर आप 1 को ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा बेटे, 82 बन जाएगा, सही है। अब इसको अलग अलग करके लिख दो, बस यही आंसर है। माइनस का i डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 82 प्लस का 9 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 82, साथ में क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। लो जी, इधर अगर आप 1 लिखना चाहो तो 1 भी लिख सकते हो और i को इस तरह साइड पे लिख लो तब भी ठीक है। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। लो जी, क्वेश्चन नंबर 8 और हाँ क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। ले जिसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल। इसके 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट के अंदर आपको 2 वेक्टर्स गिवन है। जैसे यहाँ पे देखो वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है। आपने बताना है कि किस पार्ट के अंदर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं और किस पार्ट के अंदर नहीं है, यही चेक करना है। तो इसके लिए बेटे 2 मेथड हैं, दोनों ही आसान है। सबसे पहला आपके पास है कि अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो आपके पास ये फॉर्म बननी चाहिए। अगर ये फॉर्म बन जाए, ए इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ बी, यानी कि के की जगह 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस तरह की फॉर्म बन गई तो हम कहेंगे दोनों वेक्टर्स के हैं पैरेलल।
तो इसकी जगह बेटे ये भी हो सकता है कि b इज इक्वल टू के ए, अगर ये बन जाए तब भी ठीक है, तो हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स के हैं पैरेलल। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद दूसरा मेथड है कि रेशियो ऑफ देयर कंपोनेंट्स आर इक्वल। अगर कंपोनेंट्स की रेशियो इक्वल आ जाए तब भी यही मतलब होता है कि दोनों वेक्टर्स के हैं पैरेलल है। ये ज्यादा आसान है, ठीक है। तो मैं एक पार्ट दोनों मेथड से सॉल्व करा देता हूँ, बाकी फिर जो आपको आसान लगे बाकी पार्ट्स उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, हमारे पास वेक्टर ए गिवन है जी, वेक्टर ए इज इक्वल टू 6i प्लस का j, और उसके बाद वेक्टर बी गिवन है बेटे हमारे पास 12i प्लस का 2j। अब जरा गौर करें, अगर पहले मेथड को फॉलो करें तो ये देखो बी वेक्टर से 2 कॉमन ले लो, ये आपने गौर करना होता है। यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो मैं इसी बी वेक्टर को लेता हूँ। ये देखें वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बेटे 6i बचेगा, और यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, j बचेगा। क्लियर। अब देखें बेटे ये 2 एज इट इज 6i प्लस j, ये किसके इक्वल है, वेक्टर ए के इक्वल है, तो इसकी जगह आ जाएगा वेक्टर ए। तो बन गई ना वही फॉर्म। तो यहाँ से साबित हो गया कि दोनों वेक्टर्स के हैं पैरेलल। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस दीज आर टू वेक्टर्स, दीज आर टू वेक्टर्स, कौन से बेटे, ए एंड बी, जो हमें दोनों गिवन्स हैं, आर पैरेलल। लो जी, अब ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है, पहला मेथड ये है बेटे। अगर ये आसान लगता है तो इसी के मुताबिक सॉल्व कर लें। सेकंड मेथड, किसी एक मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है, दोनों मेथड आपने नहीं करके आने, जो आपको आसान लगे उसी मेथड से करो। सेकंड मेथड है रेशियो ऑफ देयर कंपोनेंट्स आर इक्वल। तो देखो ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, रेशियो फार्मूला ये होता है a1 डिवाइडेड बाय b1 इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय b2। अब a1 b1 से क्या मुराद होगा, वेक्टर a में जो i के साथ होगी ना वैल्यू, ये a1 की है। इसी तरह से वेक्टर b में जो i के साथ वैल्यू होगी वो b1 होगी। i के साथ इधर a1, i के साथ इधर b1। इसी तरह वेक्टर a के अंदर j के साथ जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, a2, और इधर j के साथ जो वैल्यू होगी वो होगी b2। सही है। तो ये कंपोनेंट्स है ना, बेसिकली ये कंपोनेंट्स हैं बेटे। तो अब देखें a1 b1, a1 कितना है 6, देख लेते हैं कि रेशो बराबर आती है कि नहीं आती। 6 डिवाइड बाय b1, i के साथ क्या है 12, ये आ गया 12 इज इक्वल टू a2, j के साथ देखो क्या है यहाँ पे 1 डिवाइड बाय b2, j के साथ क्या है 2, ये आ गया 2। अब बेटे 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो रेशो क्या आ गई, रेशो आ गई इक्वल। तो यहां से भी साबित हो गया कि ये दोनों गिवन वेक्टर्स के हैं पैरेलल है। तो चाहे आप ये वाला मेथड फॉलो करो चाहे ये वाला फॉलो करो, इस केस में पार्ट 1 के अंदर दोनों वेक्टर्स के हैं पैरेलल। अब ज्यादा आसान कौन सा है, ये वाला ज्यादा आसान है ना, बस फिर इसी को लेके चलें। वहां बच्चे सोचते रहते हैं कि पता नहीं कौन सा वेक्टर लें, उसमें से कॉमन लेके दूसरे के इक्वल करें। यहाँ पे ज़्यादा आसान है, ठीक है, कि कंपोनेंट्स की रेशो इक्वल करनी चाहिए। ले जी सेकंड पार्ट, तो ये देखो बेटा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a1 डिवाइडेड बाय b1 इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय b2। a1 ओवर b1, i के साथ क्या है माइनस का 2, तो यहाँ पे बेटे आ गया -2 डिवाइडेड बाय b1, i के साथ क्या है 6, ये आ गया 6 इज इक्वल टू a2, j के साथ क्या है 3 डिवाइडेड बाय b2, j के साथ क्या है माइनस का 9। क्लियर। तो बेटे 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, तो यहाँ पे बच गया -1 ओवर 3 इज इक्वल टू बेटे 3 1 आर 3, 3 3 9, तो -1/3। भाई कंपोनेंट्स की रेशो आई है बराबर के नहीं आई, आ गई है। तो हिंस दीज आर टू वेक्टर्स आर पैरेलल। तो आप कहें जी वेक्टर्स, हिंस वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। ठीक है बेटे। तो इस तरह से आप अगर ये वर्डिंग लिख देंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, बस यहां से साबित हो जाएगा। लिख दें तो ज्यादा अच्छी बात है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 बेटे। अब यहां पे भी a1 ओवर b1 इज इक्वल टू a2 ओवर b2। a1 कितना है i के साथ 5 डिवाइडेड बाय b1 कितना है i के साथ 6 इक्वल टू a2 कितना है जी j के साथ माइनस का 4 डिवाइडेड बाय b2 कितना है बेटे j के साथ माइनस का 3। ये माइनस माइनस है कैंसल, यहाँ पे आ गया 5 ओवर 6 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 4 ओवर 3। क्या बेटे रेशो बराबर आई है, नहीं, डज नॉट इक्वल। ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस
दीज आर टू वैक्टर्स। कौन से वैक्टर्स बेटे? ए एंड बी आर नॉट इक्वल या नॉट पैरेलल। सही है, उसने पैरेलल का पूछा ना, आर नॉट पैरेलल। लो जी, इस केस में ये पैरेलल नहीं है। अब इसका लास्ट पार्ट है नंबर 4 वाला, ये वेक्टर ए गिवन है, ये वेक्टर बी गिवन है। तो आप यही कंपोनेंट्स की रेशो चेक कर लें, A1 ओवर B1 इज इक्वल टू A2 ओवर B2। आसान पार्ट्स हैं बेटे। A1 I के साथ जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है? A1 डिवाइडेड बाई वेक्टर B के साथ I के साथ जो कुछ है वो क्या है? B1 6 इज इक्वल टू A2 J के साथ क्या है? माइनस का 7 डिवाइडेड बाई B2 कितना है? माइनस का 14। क्लियर? ये बेटे माइनस माइनस से क्रॉस हो जाएगा, 7 1 जार 7, 7 2 दा 14, 3 1 जार 3, 3 2 दा 6। यहाँ से आ गया 1/2 इज इक्वल टू, इधर भी आ गया 1/2। तो भाई इधर रेशो क्या है? इक्वल। तो आप कहेंगे कि दीज आर टू वेक्टर्स आर पैरेलल। हेंस वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। तो इस केस में दोनों वेक्टर्स क्या हैं बेटे? पैरेलल है। लॉजिक क्वेश्चन नंबर 9 के ये 4 पार्ट्स थे, सॉल्व हो गए, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10, कहता है फाइंड अ वेक्टर ट्राइस इन लेंथ ऑफ 3i माइनस का 2j बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि ये जो वेक्टर गिवन है ना, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये वेक्टर u है। अब इसका 3 गुना, ट्राइस का मतलब 3 गुना, तो इसका मतलब इस वेक्टर के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गुना इसका बन जाएगा। लेकिन आगे कह रहा है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे अपोजिट होगी कि आप साथ में माइनस लगा देंगे। तो -3 से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, जो नया वेक्टर आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। तो ये देखें बहुत ही आसान है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले जो गिवन है इसको लिख लो, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये वेक्टर u है। तो मैं कहता हूं लेट वेक्टर u जो है ना, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ये है जी 3i माइनस का 2j। ठीक है, अब जो नया वेक्टर आएगा वो इसका क्या है? 3 गुना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो नया आएगा उसको हम कह देते हैं बेटे v वेक्टर। ठीक है, तो ये देखें जो नया आया वो क्या है बेटे? इसका 3 गुना। तो ये देखें 3u बन गया। आगे कह रहा है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन कैसे होगी? जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये चीज आपके पास बन गई है। अब इसमें पुटिंग करके आप आंसर निकाल लें, कितना आसान है। तो ये देखें जी v वेक्टर इज इक्वल टू बेटे माइनस का 3, u वेक्टर हम इसको लेट कर चुके हैं, तो 3i माइनस का 2j। क्लियर? तो अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 3 3 दा 9i माइनस माइनस प्लस 3 2 दा 6j। ये आपके पास न्यू वेक्टर आ गया। यही तो आपको बेटे चाहिए था। लो जी, ये इसका आंसर है। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है बस। ले जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है। ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। कहते हैं फाइंड द टू वेक्टर्स। अब हमने 2 वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं दैट आर डबल इन मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएंगे? डबल। किसकी मैग्नीट्यूड का डबल? इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड का डबल। अब उसमें से कहता है 1 इन द सेम डायरेक्शन। जो एक वेक्टर आपने पहला लेना है उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड डबल करनी है, पॉजिटिव 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो नया वेक्टर मिल जाएगा। फिर आगे कहते हैं एंड द अदर इट्स अपोजिट डायरेक्शन। जो दूसरा वेक्टर आपने बनाना है जिसकी मैग्नीट्यूड डबल होगी, लेकिन वो इसके साथ क्या होगी बेटे? डायरेक्शन उसकी अपोजिट, तो वो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो ये देखें जी, हम इस वेक्टर को तो लेट कर लेते हैं। लेट वेक्टर u जो हमें गिवन है वो ये है 3i माइनस का 5j। यहां तक क्लियर है? अब हम पहले की बात करते हैं, 1 इन द सेम डायरेक्शन जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो उसको मैं लेट कर लेता हूं बेटे v। सही है, तो वेक्टर v इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगी? डबल मैग्नीट्यूड। तो ये होगी मैग्नीट्यूड डबल विद सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन मतलब प्लस, आगे इसी को बेटे लिख देंगे वेक्टर u। क्लियर? ये एक बन गया। अब है जी दूसरा वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं बेटे w। ठीक है, तो वो इज इक्वल टू उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होनी चाहिए? डबल। किसका? इसका। इसको क्या कह रहे हैं? u। ठीक है, लेकिन आगे कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये 2 नए वेक्टर्स आपको मिल गए। अब आप इनका आंसर निकालें। तो पहले हम ये लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 हम लेते हैं पहले। इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, अब वो है जी वेक्टर v इज इक्वल टू 2, आगे बेटे वेक्टर u क्या है जी? 3i माइनस का 5j। क्लियर?
ले जी अंदर सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 टू द 6 हो जाएगा 6i माइनस 5 टू द 10j। लो जी ये आपको क्या मिल गया, वेक्टर v मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, w वेक्टर, एंड w वेक्टर इज इक्वल टू -2 इंटू u वेक्टर। u वेक्टर की जगह बेटे ये गिवन है 3i माइनस का 5j। बहुत ही आसान पार्ट्स हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट की समझ आ जाए सोल्यूशन इजी है। तो प्लस माइनस माइनस 3 टू द बेटे 6i माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10j। लो जी इस तरह से ये आपको सेकंड वेक्टर भी मिल गया। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक एक क्वेश्चन बेटे आपको आसान मेथड से सॉल्व कराया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का नाम है। जब तक अपने हाथ से क्वेश्चंस बार बार निकालोगे नहीं, मैथ नहीं आएगा। ठीक है, तो एक दफ़ा समझ लिया करें, नोट कर लिया करें, उसके बाद जब टाइम फ्री हो तो बैठ के अपने हाथ से बेटे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको मैथ भी आएगा, ये क्वेश्चन भी नहीं भूलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।